दोस्तों अगर आप शी जिनपिंग के पॉलिसीज को देखें तो वो बड़े क्लियर थे। वो हमेशा से प्रयास किए कि वो इतिहास के पन्नों में जाएं, चाइना के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ के जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो वो इतिहास के पन्नों में तो जाएंगे, लेकिन ये वो लीडर बन के उभर रहे हैं जिनके अंदर चाइनीज ग्रोथ स्टोरी खत्म हो रही है। जी हाँ दोस्तों, चाइना का जो ग्रोथ है वो प्लेटू नहीं कर रहा, अब वो डिक्लाइन कर रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर चाइना वैक्यूम क्रिएट कर रहा है तो तेजी से उसको इंडिया भर रहा है और ये इंडिया का एरा शुरू हो रहा है। दरअसल दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग टॉक देख रहा था वर्ल्ड नॉलेज फोरम पे, जिसमें माइकल बेकी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के टफ्स यूनिवर्सिटी में, वो काफ़ी अच्छी बातें इस बारे में बता रहे थे कि कैसे चाइना की इकॉनमी बदल रही है, कैसे सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने डॉट्स कनेक्ट करने स्टार्ट किए। अभी रिसेंटली जो अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर जिस प्रकार से अगर आप देखें तो जाते जाते एक प्रकार से जो सब कुछ हुआ है उसको मैंने कनेक्ट करने का प्रयास किया, और इसमें भी अगर आप देखें तो एक बात बड़ी क्लियर रही है। अभी रिसेंटली जैसे केनिया एयरपोर्ट की बात हो रही है जो अडानी ग्रुप के हाथ से निकल गया, तो वहाँ पे चाइना को फायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं जब हाथ में आया था तब भी यही कहा था कि चाइना को एक बड़ा चैलेंज इन्होंने किया है। वैसे ही आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी यही आता है कि इंडिया पुश अगेंस्ट चाइना सोलर एनर्जी डोमिनेंस कौन कर रहे हैं, तो अडानी ग्रुप कर रहे हैं। वैसे ही इसराइल, श्रीलंका, तंजानिया, अब वियतनाम, ये सभी चाइना को पछाड़ते हुए अडानी ग्रुप आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से कुछ अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो एक बात क्लियर हो रही है, जो चाइनीज ग्रोथ स्टोरी एंड हो रही है इतनी आसानी से रिलेंट नहीं करने वाले। यहाँ पे इंडिया यदि उनका पोजीशन भर भी रहा है तो इंडिया के पीछे भी काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी अटैक्स फेस करने वाले हैं। तो ये तो बस शुरुआत है जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों एक बड़ा ही डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। आप लोगों से निवेदन है आप इसको 1.5x या 2x पर देख सकते हैं, लेकिन अंत तक देखिए क्योंकि बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस है और आपको आई एम प्रिटी श्योर पसंद आएगा। तो दोस्तों हुआ क्या है, अगर आप चाइना की बात करें तो वो तेजी से अब डिक्लाइन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो प्लेटू नहीं कर रहा, वो अब डिक्लाइन कर रहा है। और ये कई नंबर्स में, कई स्टैटिस्टिक्स में भी देखने मिल रहा है। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं अलग अलग बॉडीज, फिर वो आईएमएफ ही क्यों ना हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं भारत का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा भी रहता है। हमारे ग्रोथ नंबर्स को जो प्रोजेक्शन आता है ये जानबूझ के कम भी दिखाते हैं, ऐसा भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हाँ जी डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिसर्जेंस है। अब उनकी बात छोड़िए, मैकिन्जी की बात अगर आप सुने, वो कहते हैं ये डिकेड नहीं है, ये इंडिया की सेंचुरी है, ये भारत का एरा है, ऐसा आप देख सकते हैं उनका कहना है। यहाँ पे दोस्तों देखना होगा कि ये एक जीरो सम गेम है। अगर इंडिया राइज कर रहा है क्योंकि कोई पीछे हट रहा है, वो कौन है आप भी जानते हैं, दैट इज चाइना। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोरकास्ट आ रहा है ये क्लियरली बता रहा है कि चाइना में अगर आप मिडिल क्लास की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी मिडिल क्लास होती है, क्योंकि ये नंबर में बड़ी होती है और इनके पास कंजम्पटिव पावर होता है, ये खरीदते हैं सामानों को, जिस वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अगर आप दोस्तों चाइना की यहाँ पे बात करें तो ये मिडिल क्लास श्रिंक करना स्टार्ट हो चुका है। मिडिल क्लास यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिस्ट ने उनको माना है जो 3,000 से 25,000 डॉलर के बीच में उनका हाउस होल्ड है विद एनुअल डिस्पोजेबल इनकम। वहीं दोस्तों अगर आप इंडिया की बात करें तो ये अब और भी तेजी से अब राइज कर रहा है। यानी कि दोस्तों ये दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इंडिया चाइना से बड़ा मिडिल क्लास भारत में होगा, और इंडिया की इकोनॉमी भी कंजम्पटिव है, तो वो काफी लंबे पीरियड तक सस्टेन्ड भी रहने वाली है, जो इंडियन इकोनॉमी को काफी तेजी से ग्रो करवाएगी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो चाइना तो बैकफुट में जाएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं, आखिरकार समय में थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ था, आखिरकार कैसे चाइना आज जहां पे खड़ा हुआ है वो कैसे हुआ। तो आइए इतिहास के पन्नों में थोड़ा टटोलते हैं। दोस्तों चाइना की सेंचुरी, अगर आप एशियन सेंचुरी की बात करें तो यही नैरेटिव चला है, एशियन सेंचुरी मतलब चाइना का राइज, चाइना की ही सेंचुरी है। ईयर 2000s में इस प्रकार की बातें बहुत तेजी से उभरने लगती हैं, और क्यों ना हो, 40% ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ चाइना में हो रहा था। मेजर इकोनॉमीज, फिर वो जर्मनी हो गई, जापान, साउथ कोरिया, ये सभी के सभी चाइना के ऊपर निर्भर करने लगे। यहाँ पे दोस्तों चाइना में एक कमोडिटी बूम हुआ, तेजी से एक डिमांड था चाइना में, जो दुनिया भर के रॉ मटेरियल्स के सब एक्सपोर्टर्स थे वो चाइनीज इकोनॉमी में सामान भेजना शुरू किए। फिर वैसे ही अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चर्ड सप्लाईज की भी डिमांड चाइना में होने लगी, चाइना तेजी से कंज्यूम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइना आखिरकार इस स्टेज पे कैसे पहुंचा, तो कई कारण हैं उसके पीछे। अगर आप 1971 टू 2010 की बात करें तो एक जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी थी,
कहीं ना कहीं कोई वॉर नहीं चल रहा था, जिस वजह से एक पीस रहा चाइना में। इसके सिवा जो कोल्ड वॉर का पीरियड था उसमें यूएस ने चाइना को मदद किया, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिस वजह से सोवियत यूनियन के साथ चाइना का टकरार होते हुए भी कोई भी हॉट वॉर आपको इस पीरियड में देखने नहीं मिला। इसके सिवा माओ जा चुके थे, माओ के जाने के बाद एक गुड गवर्नेंस का पीरियड आया, डेंग जियोपिंग आ चुके थे, जिसके साथ क्वेसाई प्राइवेट मार्केट्स को उन्होंने सपोर्ट किया और एक चाइना कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू किया। यहाँ पे दोस्तों एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी पीरियड था, बहुत ही बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन चाइना में मौजूद थी। इसके सिवा रिसोर्सेज भी बहुत सारे थे जो सेल्फ सफिशिएंसी के ओर उनको ले जा रहे थे, उनको रिसोर्स मंगवाना नहीं पड़ रहा था। इस पीरियड में सस्ते में खुद का रिसोर्स था, वही यूज करते थे, जिसको इस्तेमाल करते करते वो तेजी से 2000 आते आते जैसा मैंने बताया ग्रो करना शुरू किए और उसके बाद ये पीरियड चलता रहा अंटिल 2020s। रादर उसके बाद अगर आप देखें फिर क्या होता है, चीजें बदलने लगती हैं, यही रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, आधी से ज्यादा नदियां चाइना में सूख चुकी हैं, ग्राउंड वाटर हेविली पोल्यूटेड है। आज दोस्तों चाइना के पास एनर्जी इंपोर्ट कराना पड़ता है, फूड भी इंपोर्ट कराना पड़ता है, डेमोग्राफिक क्राइसिस है, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, आज अगर आप देखें तो वर्कफोर्स श्रिंक कर चुके हैं, रिटायर्ड लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, डिपेंडेंसी रेशियो बाई 2050 66% हो जाएगा, यानी 100 वर्किंग एज लोग हैं तो 66 अगर आप देखें तो डिपेंडेंट लोग हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आपको देखने मिल रहे हैं। शी जिनपिंग के अंतर्गत एक डिक्टेटरशिप देखने मिल रही है जो कि इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज कर रही है। शी जिनपिंग की पॉलिसी बड़ी क्लियर रही है कि इकोनॉमी ग्रो हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर मजबूती से हाथों में रहना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, और आज के वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना शी जिनपिंग पार्टी ऑफ चाइना है, तो उनके हाथ में पावर बनी रहनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए हैं जिसके द्वारा अगर जो आने वाले कई इकोनॉमिक सेक्टर्स थे, इनोवेशन हो रहा था, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। आप देख सकते हैं दीदी करके उनका एक मोबाइल ऐप के द्वारा राइड वाली टैक्सी जिससे मिलती है, कुछ उस प्रकार का ऐप था, उसने यूएस से पैसे उठाए तो उनको बंद कर दिया गया, रातों रात मार्केट से निकाल दिया गया। एडटेक सेक्टर रातों रात बंद हो गया, गेमिंग सेक्टर रातों रात बंद हो गया। उनका बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इंपॉर्टेंट, पावर हाथ में रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लोबल पुशबैक भी हो रहा है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी बैरियर्स चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उनका इंसर्कलमेंट भी हो रहा है मिलिट्री बेसिस। अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर किस प्रकार से आप देख सकते हैं, राइट फ्रॉम जापान, फिलीपींस, हर तरीके से साउथ कोरिया, हर तरीके से एक इंसर्कल्ड भी वो अपने आप को पाते हैं। दोस्तों स्टेटिस्टिक्स भी यही बता रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी अब श्रिंक कर रही है रिलेटिव टू यूएस। यूएस जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, कहा जा रहा था कि चाइना उनको सरपास करेगा, ओवरटेक करेगा, लेकिन अब लग नहीं रहा वो दिन आने वाला है। उनके खुद के नंबर जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेटेड नंबर बताते हैं, उससे भी नहीं लग पा रहा कि वो कभी यूएस को पछाड़ पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्टिविटी ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है, यानी कि उनकी इकोनॉमी इनएफिशिएंट हो रही है वेल्थ जनरेशन में। पहले यदि 100 रुपए खर्च करती थी तो 110 रुपए बनते थे, यानी 10 रुपए बना लेते थे, तो वो अब 110 रुपया खर्च करके भी 102 रुपया ही बना पा रहे हैं या 112 रुपया ही बना पा रहे हैं। यानी कि वेल्थ जनरेशन का ये जो साइकिल है ये पूरा का पूरा इनएफिशिएंट होता जा रहा है। जो डेट है ये तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप डेट की बात करें तो अक्सर आप लोग पब्लिक डेट टू जीडीपी कहते हैं, लेकिन चाइना में बुक कीपिंग बड़ा अजीब है। वहाँ पे कौन सी कंपनी पब्लिक है, कौन सी कंपनी प्राइवेट है, किसका कैसा डेट है, बड़ा कठिन है जान पाना। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज करते हैं मैक्रो लेवरेज रेशियो, जो बताता है कि कितना टोटल आउटस्टैंडिंग नॉन फाइनेंशियल डेट है इस पूरी अर्थव्यवस्था में एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये अगर आप पाएं तो चाइना में 2024 के अंत तक, सेकेंड क्वार्टर तक ये बढ़ के 295.6% है। दोस्तों ये 2023 में 287.8% था, यानी कि दोस्तों ये अगर आप देखें तो एक साल पहले की तुलना में 13.5% बढ़ा है। उसके बाद फिर अभी इतना बड़ा नंबर होने के बाद भी शायद 2024 अंत होते होते ये 300 का आंकड़ा पार कर जाए, यानी कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूएस से भी अधिक है। यूएस जहां पे हमेशा चर्चा होती है डेट बहुत ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड पे अर्थव्यवस्था चल रही है, ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा चाइना में है। दोस्तों वेल्दी सिटीजन्स चाइना छोड़ रहे हैं, और सिर्फ छोड़ के जा नहीं रहे, पैसा भी ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चाइना में बिगेस्ट मिलियनियर एक्सोडस होने वाला है 2024 में, और news.com.au ऑस्ट्रेलियन अखबार उसमें आ भी गया। चाइना के अल्ट्रा वेल्दी देश छोड़ के जा रहे हैं, $1 ट्रिलियन इस साल ले जा चुके हैं अपने साथ।
दोस्तों यहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पे है। एक साल तक लगभग चाइना ने नंबर ही नहीं दिया कि कितना यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जब ये रिकॉर्ड हाइट का आंकड़ा टच किया था। उसके बाद से इन्होंने देना बंद कर दिया, हालांकि अब फिर ला रहे हैं, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है और ये तो उनके ऑफिशियल नंबर हैं। इसके सिवा दोस्तों चाइना में एक लाइंग फ्लैट कल्चर आ गया है, टैंग पिंग जिसको वो कहते हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें नहीं ये रैट रेस में पढ़ना, काम धंधा नहीं करना है ना। माता पिता, नाना नानी, दादा दादी सबके तो हम एक मात्र वारिस हैं, काफ़ी कुछ है हमारे पास और काम नहीं करना। तो इस प्रकार से भी दोस्तों एक वर्क कल्चर भी वहाँ का प्रभावित हो गया है। चाइना की बात करें दोस्तों तो अब ये गिवर नहीं है अर्थव्यवस्था में। अर्ली 2000s की बात करें तो इट वॉज अ गिवर जब ये दुनिया से सामान खरीदता था। लेकिन अगर आप बात करें तो अब अगर आप देखें तो अब चाइना का इंपोर्ट्स डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ कंजम्पशन गिर रही है, जिस वजह से उसके जो ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर थे, साउथ कोरिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जो उसके साथ ग्रो कर रहे थे, वो सब भी अब कहीं ना कहीं पीछे चलते जा रहे हैं। उनके यहाँ भी इकोनॉमी अब स्लम्प कर रही है। वैसे ही चाइना अगर आप देखें तो ओवरसीज लोन जो पहले वो बांट रहा था, अब उसने देना बंद कर दिया है। इसके सिवा जो पैसे बांटे हैं वो कह रहा है कि अब रीपेमेंट देना होगा। आप देख सकते हैं मॉलडीव जैसी अर्थव्यवस्था कितना छोटा सा उसका, अगर आप देखें तो ओवरसीज लोन था चाइना के ऊपर जो निर्भर करता था। मुइजू आए थे, शी जिनपिंग के ऊपर भरोसा था कि हमको वो कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे। क्या हुआ? नहीं मिला पैसा। वो थोड़ा सा शायद कुछ बिलियंस में था, 5-6 बिलियन से ज़्यादा भी नहीं था। उसके लिए भी उसको फाइनली भारत ही आना पड़ा और भारत ने ही फिर उसको मदद भी किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वो छोटा सा भी जो आंकड़ा है 5-6 बिलियन भी वो माफ करने को तैयार नहीं है। नतीजन वेनेजुएला, पाकिस्तान, जाम्बिया सब के सब डेट क्राइसिस में फंसे हुए हैं। जो एक्सपोर्ट्स है चाइना सब्सिडाइज कर रहा है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इन सब को वो ग्लोबल मार्केट में फ्लड कर रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है ट्रंप आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाला हूं। यूरोप ने भी यही कहा है। नतीजा ये हो गया है चाइना इज नो लॉन्गर अ गिवर। वहीं दोस्तों अगर आप भारत देखें तो भारत आज एग्जैक्टली वही है जहां चाइना था। यंग पॉपुलेशन आज 27.6 हमारा मीडियन एज है, जो कि दुनिया के अधिकतम देशों से आप देखें तो 10 साल यंगर है। गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है। चाइना में जैसे लंबी टाइम तक स्टेबिलिटी रही है, वैसे ही 10 साल एक सरकार रही है और 5 साल रहने वाली है। और ये सरकार के कहीं ना कहीं टारगेट्स भी बड़े क्लियर हैं। उन्होंने कहा है कि हमें 8% जीडीपी ग्रोथ हर साल चाहिए, जिससे हम 2047 तक एटलीस्ट $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएं। 90 मिलियन जॉब्स बाई 2030 क्रिएट करना है। 600 मिलियन जॉब्स बाई 2047 क्रिएट करना है। वैसे ही $600 बिलियन एनुअली हमें इन्वेस्ट करना है, ताकि हम नेट जीरो अर्थव्यवस्था बन के उभरें। इनकम को 6 गुना बढ़ा के $12,000 पर कैपिटा लेके जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल किया है, ताकि सिर्फ केवल और केवल सर्विसेज के द्वारा इंडियन इकोनॉमी फायर ना हो, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा भी हो। मतलब दोस्तों इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। और याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था, चाइना 2000 में कहा था, ईयर 2000 में 40% ऑफ ग्रोथ चाइना से होता था। आप देखिए 2023 में जो वर्ल्ड का इकोनॉमी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन है, चाइना का 31% है, इंडिया का 17.5% है। 2028 में चाइना विल बी एट 23.8%, इंडिया विल बी एट 25.2%, यानी कि इंडिया एग्जैक्टली वहीं जा रहा है जहां चाइना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे 2028 तक बेस लाइन सिनारियो है कि इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड के इकोनॉमी में कौन सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि इंडिया इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। इंडिया की इकोनॉमी कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन हर 1.5 साल में ऐड करने वाली है आने वाले 6 सालों में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर है, और अगर इस तरीके से ग्रो किए तो डेफिनेटली इंडिया एग्जैक्टली वही बन रहा है जहां चाइना था। लेकिन चाइना इतनी आसानी से भारत को आगे नहीं बढ़ने देने वाला। चाइना देखिए एक पीकिंग पावर है, यानी कि पावर अपनी पीक पे आ चुका है, अब ऊपर नहीं जा सकता, अब नीचे ही आना है। हिस्टोरिकली जब भी कोई पीकिंग पावर होता है तो वो हमेशा डोमेस्टिकली क्रैकडाउन करते हैं और एब्रॉड में एग्रेसिव एक्सपेंशन करते हैं। आप देख सकते हैं नाजी जर्मनी वॉज अ पीकिंग पावर, एग्जैक्टली यही हुआ, डोमेस्टिकली क्रैकडाउन, एब्रॉड में इन्होंने एक्सपैंड किया था। इंपीरियल जापान वॉज अ पीकिंग पावर। यूएस आफ्टर सिविल वॉर एक ऐसा ही पीकिंग पावर था। चाइना भी दोस्तों एग्जैक्टली वही कर रहा है। डोमेस्टिक रिप्रेशन हो रहा है। आपने देखा कोविड में किस प्रकार से सर्वेलेंस किया जा रहा था, लोगों को बंद कर दिया जा रहा था।
एथनिक माइनॉरिटी को, विगुर्स को आज भी वैसे ही टारगेट कर रहे हैं। वैसे ही आप देखें तिब्बत में भी यही हो रहा है। अब्रॉड अगर आप देखें तो ताइवान, साउथ चाइना से इंडिया चाइना बॉर्डर, हर जगह वो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। वहीं कोलैबोरेट भी कर रहा है रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस किया जाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना होगा, जो भारत के खिलाफ भी हो रहा है वो चलता रहेगा। यहाँ पे आप में से काफी लोग कहेंगे कि भारत के खिलाफ, अगर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिससे हमने ये पूरा का पूरा वीडियो स्टार्ट किया, वो तो यूएस से हुआ। मत भूलिए, जैसा मैंने बताया, यूएस 1970 से लेके, जैसा वो मैंने आपको स्लाइड दिखाया था, ईयर 2000 तक बड़ा ही क्लोजली यूएस के साथ चाइना अलाइंड था। तो उस वक्त यूएस में जो शॉर्ट्स कॉल करते थे, उन्होंने चाइना में निवेश करवाया था, और वो आज भी चाइना के ग्रोथ पर निर्भर करते हैं। चाइना ग्रो होगा तो उनके यहाँ जो निवेश किया हुआ चाइना में सेक्टर है वो भी ग्रो होगा, और इस वजह से बड़ा क्लोज इंटरलिंकेज है। तो अमेरिका के बिहाफ पे भी जो कहीं ना कहीं किया जा रहा है, उसमें भी अगर आप देखें तो चाइना को बेनिफिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जानना होगा इसके साथ कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो 2020 टर्मोइल में गुजरने वाला है। आप देख सकते हैं 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक आप कुछ इसी प्रकार का टर्मोइल एक्सपेक्ट करेंगे। ताइवान में, साउथ चाइना सी में, इंडिया के साथ बॉर्डर में चाइना ऐसे ही प्रोजेक्ट करेगा। शी जिनपिंग, एक बात समझिए, कल्ट पर्सनालिटी अपनी बना रहे हैं, जिसमें मिलिटरिज्म, रिप्रेशन का राइज हो रहा है, और यही इतिहास में भी बताया गया है। जो पीकिंग पावर होता है वो ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शी जिनपिंग रेयर अर्थ, क्रिटिकल सप्लाई मिनरल्स सबको होल्ड कर रहे हैं, तो ब्लैकमेल भी करेंगे। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट यही कहता है कि जब भी ऐसी पीकिंग पावर होती है तो राइवलरी ऐसे ही रिजॉल्व नहीं होती। राइवलरी रिजॉल्व होने के पहले एक मेजर पावर शिफ्ट आता है। वो तब आता है जब एक कन्फ्लिक्ट होता है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में चाइना और कहीं ना कहीं दूसरा पावर जो है पीक पे यूएस, उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2030 कैसा होगा? इट विल बी अ डिकेड ऑफ स्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है कि चाइना पीस एंड इकोनॉमिक एक्सेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। पोस्ट इंपीरियल पावर्स आप देख लीजिए, इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, सब ने एग्जैक्टली यही फॉलो किया है। तो चाइना भी कुछ वैसा ही फॉलो करेगा। या लेकिन एक बात जाननी होगी, एक बार चाइना कुछ उस प्रकार का पीस एंड इकोनॉमिक एक्सेस को फॉलो कर रहा है तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का पूरा फोकस भारत की ओर होने वाला है, क्योंकि इंडिया विल बी दी नेक्स्ट चैलेंज। तो यहाँ पे जरूरी है दोस्तों, अमेरिकन हेजेमनी को भी इस बीच में हमको वीकन करना होगा। बहुत जरूरी है कि हम इंट्रोवर्ट पावर हो बन जाए अमेरिका। ऑलरेडी अमेरिका अगर आप देखें तो इनवर्ट देखना शुरू कर रहा है। ट्रंप रिजीम में आप अगर देखें तो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, जिसमें उनका पूरा फोकस है कि अमेरिका को इंटरनली क्लीन करना है। तो हो सकता है वो इंट्रोवर्ट पावर बने, लेकिन अमेरिका में एक पावर स्ट्रक्चर बदलने वाला है, जिसको डीप स्टेट अक्सर कहा जाता है। वो डीप स्टेट जो है वो एक नए इकोनॉमिक बिजनेस हाउसेस के हाथ में अमेरिका की अर्थव्यवस्था जाने वाली है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस बीच में, जैसे चाइना ने अपने यहाँ पुराने उस, आपको याद होगा ना जो मैं बता रहा था कि जो पीरियड गया निवेश का, चाइना में अमेरिकन्स ने निवेश किया, तो वो बिजनेस हाउसेस किस प्रकार से कपलिंग जनरेट किए कि उनका ग्रोथ, चाइना का ग्रोथ इंटरलिंक हो गया। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जो नया नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाले जो वेल्थ क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनको हम इंडिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ लें। और फिर जब ये, क्योंकि अमेरिकन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ऐसी ही रहने वाली है, जिसमें जिनके पास पैसा है वही फंड करेंगे चुनाव को और वही शॉर्ट्स कॉल करेंगे। तो उनको हमको हमारी अर्थव्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कपल करना होगा कि इंडिया का डिक्लाइन और उनके बिजनेस का डिक्लाइन साथ में लिंक हो, इंडिया का ग्रोथ उनके बिजनेस का ग्रोथ साथ में लिंक हो। तो दोस्तों ये हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। 2030 आने के पहले हमें ये, इस पीरियड में आने वाले 4 साल यूएस के, भारत के भी लगभग 5 साल जो रहेंगे, उसमें ये हमें इंश्योर करना बेहद आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए दोस्तों, इस संडे को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, यानी कल। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए सवाल आने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो आप इसमें ज़रूर जुड़ें। और इसके साथ आपके लिए 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स है। पहला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है उसका इस्तेमाल करें और एनरोल करें। बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, लिबर्टी बैच है, आरएम बैच है, शिखर बैच है। आप अवश्य जुड़ें, इसका फ़ायदा उठाएं। यूज द कोड KC10।